आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर संख्या 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है, जैसा कि चित्र संख्या 2.1 में दिखाया गया है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संतति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संतति से तात्पर्य इससे है कि महाद्वीपीय भाग से है। तो महाद्वीपों पर जैसे एशिया, यूरोप जैसे महाद्वीपों पर ऊपरी जो परत परपटी की है वो 35 किलोमीटर तक है, जबकि समुद्री सतह जो कि महाद्वीपीय सतह से नीचे है उस पे यह परत केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संतति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल, सी सिलिका तथा एल से एल्युमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमय यानी कि सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। जैसे इसमें भी देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं भूपरपटी जो ऊपरी लेयर है, स्थल मंडल का भाग है, ये जल मंडल का भाग है नीचे की तरफ। आगे की रचनाएं दी गई हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहा की बनी होती है। इसे नीफे कहा जाता है, यानी निकिल से में नीफे में नी से निकिल है तथा फे से फेरस। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। तो यहाँ से एक बात का अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि अब यहाँ पे ध्यान देखें तो ऊपरी परत परपटी हो गई, बीच की परत मेंटल हो गई तथा आंतरिक परत क्रोड हो गई। जो क्रोड है उसका तापमान और दाब अधिक है, जबकि भूपरपट्टी पर जब हम लोग स्थित होते हैं तो यहाँ पे तापमान और दाब कम होता है। कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते हैं या अनुभव है कि वैज्ञानिकों का अनुभव है कि धरती के जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ता है और दाब बढ़ता रहता है। भूपरपट्टी का जो भाग है वो स्थल है, यानी कि ठोस जैसा है। मेंटल का भाग जो है वो थोड़ा द्रवित है, और उसी तरीके से जो क्रोड का भाग है वो प्लाज्मा रूप में है। वो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था के तरीके से ऐसे कुछ है। यहाँ पे ये बना हुआ महाद्वीपीय परपटी, महासागरीय परपटी। ये महाद्वीप हैं, ऊंचे उठे हुए भाग जहाँ पे पर्वत हैं, पर्वतीय भाग जैसे दिखाए गए हैं। ये महाद्वीपीय परपटी है ऊपरी हिस्से। ये महासागर है, महासागर के नीचे की परपटी है। महाद्वीपीय परपटी को 35 किलोमीटर तक गहरा बताया गया और महासागरीय जो परपटी है उसको 5 किलोमीटर तक गहरा बताया गया है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है और जो क्रोड है उसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है और मेंटल की त्रिज्या लगभग 2900 किलोमीटर की है। तो जो शेष बच गई भाग वो भूपरपटी का हिस्सा है। सैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय इग्निशियस सैल, अवसादी सेडिमेंट्री सैल एवं कायांतरित मेटामॉर्फिक सैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है।
इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। आप क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपति पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? तो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित जो पठार है वो दक्कन का पठार है, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा का भाग आता है। दक्कन पठार के ऊपरी भाग में दंडकारण्य का पठार है तथा उसके उत्तर आने पर नागपुर का पठार प्राप्त होता है। और नागपुर का पठार और दक्कन के पठार का विस्तार जो है वो मेघालय तक भी जाता है। तो इस तरीके से ये जो संपूर्ण एक संरचना बनती है, ये कहीं न कहीं से आग्नेय शैलों से बनी हुई संरचना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। यहाँ पे एक बात कही गई है कि धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने का रूप ले लेता है। तो यदि वो जल्दी से ठंडा होता तो क्या होता? तो यदि कोई पदार्थ धीरे धीरे ठंडा होता है, यानी कि उसकी हीटिंग रेट जो होता है वो कम होता है, कूलिंग रेट जो होता है, हीटिंग रेट तो कम नहीं, कूलिंग रेट जो होता है कम होता है, तो उसके जो आकार, जो उसमें फाइन फाइन पार्टिकल्स बनते हैं, जो दानों का आकार होता है वो छोटा छोटा हो जाता है। और यदि वो जल्दी से ठंडा हो जाए तो वो आकार बड़े हो जाते हैं तथा वो उसमें टूटन हो जाती है। यहाँ पे लेई मसाले अथवा दानों को चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थरों का बात कर रहा है। तो जैसे पहले के जो पुराने घर हुआ करते थे पुराने समय में लोग, या पहले समय में आज भी कहीं न कहीं लोग पत्थर और सील जैसे इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं घर में, इसमें मसाला पीसने के लिए इस तरीके से। तो वो जो पत्थर बने होते थे वो इन्हीं ग्रेनाइट पत्थरों से बने होते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो एक बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए हमको कि क्या जो पहले, इससे पहले हमको इग्निशियस यानी कि इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि, तो उस चट्टान के विषय में पढ़ा हमने आग्नेय शैल के बारे में। तो क्या उसमें भी जीवाश्म हो सकते हैं? तो सामान्य सी बात है कि सेंडिमेट्री जिसका अर्थ होता है कि स्थिर होना, यानी सेंडिमेंट्स। तो स्थिर होने का मतलब है हवा, पानी या फिर इसके द्वारा यदि किसी सेल को, चट्टान को तोड़ करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके लंबे समय में इकट्ठा होती है तो उससे जो सेल बनती है उसे हम लोग अवसादी सेल या सेंडिमेट्री सेल कहते हैं। तो उसमें तो अवसाद हो सकता है, उसमें जीवाश्म हो सकते हैं, परंतु जो इग्निशियस है यानी आग्नेय सेल थी उनमें जीवाश्म नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं।
अब थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि जीवाश्म क्या है। तो सेलों की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेल में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे याद कर लेना चाहिए आप लोगों को कि चिकनी मिट्टी जो है वो स्लेट में और जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित होता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पे 2 चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों को देख के आप समझ सकते हैं कि ये चित्र किसके हैं। पहला चित्र जो लाल किला है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। दूसरा ताजमहल है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के जो लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। और एक लाल किला आगरा में भी स्थित है, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ये ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। अकबर और शाहजहाँ मुगल काल के शासक हैं कि मध्यकालीन भारत में अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उनके विषय में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है, अवसादी सेल से कायांतरित सेल में बदल जाना। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, यहाँ पे एक मैग्मा है, यहाँ पे आग्नेय सेल है, अवसाद है, अवसादी सेल है और एक कांतित सेल है। तो जो मैग्मा है वो मैग्मा कहाँ से निकलेगा? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के भूगर्भ से निकलेगा। तो गर्म गलित जो पदार्थ होता है, जब वो पृथ्वी के बाहर आता है तो वो पृथ्वी के बाहर आने पर तापमान दशाओं में परिवर्तन होता है, तापमान कम होता है, जिस कारण वो धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होकर के वो आग्नेय सेल के रूप में इकट्ठा हो जाता है। फिर जो आग्नेय सेल होती है, ये ताप दाब प्रक्रियाओं के कारण और इनमें टूटन होती है, जिसके कारण ये अवसादों में परिवर्तित हो जाती है। अवसादों का लंबे समय में एकत्रण होता है, तो इससे अवसादी सेल बन जाती है। इन अवसादी सेलों में लंबे समय में अपक्षयण और अपर्दन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण ये कांतित सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो कांतित सेल में परिवर्तित होने के लिए अवसादी सेल को क्या चाहिए? तो यहाँ पर उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये अवसादी सेल जो है वो पिघल करके या फिर उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो करके वो कांतित सेल में परिवर्तित हो जाती है। अब पुनः ये कांतित सेल उच्च ताप अथवा उच्च दाब की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के मेंटल वाले भाग में चली जाती है, जिसके कारण वहाँ पर गर्म गलित पदार्थ होता है। और गर्म गलित पदार्थ जब दाब जो कि उच्च दाब और निम्न दाब में परिवर्तन होता है, तो उस दाब परिवर्तन और ताप परिवर्तन के कारण वो गलित हो जा गर्म पदार्थ के रूप में पुनः मैग्मा के रूप में बाहर आती है और वो आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये इस प्रकार से ये एक चक्र चलता है। इसमें मैग्मा से आग्नेय सेल से अवसादों का निपटन और उससे अवसादी सेल बनना और उससे कांतित सेल और फिर मैग्मा का निर्माण हो जाता है। त्वरित प्रक्रियाओं में भी आग्नेय सेल जो होती है उच्च ताप दाब प्रक्रियाओं के कारण कांतित सेल में परिवर्तित हो जाती है। अवसादी सेल भी कभी कभी डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से ही उच्च ताप दाब प्रक्रिया के कारण मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है।
खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो यहाँ पे एक बात पूछी गई कि आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। तो अब राज्य में बात की जाए तो अभी हम लोग बात करें यदि अपने प्रदेश या सामान्य तौर पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के विषय में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे यदि हम लोग ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश को कुछ हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे यदि मिर्ज़ापुर की बात की जाए, यानी कि इस क्षेत्र में बात किया जाए, तो यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। जहाँ पे सोनभद्र है, सोनभद्र में भी चूना पत्थर पाया जाता है। और यहीं सोनभद्र में एक जगह है सिंगरौली, जहाँ पर कोयला पाया जाता है। बॉक्साइट खनिज जो है वो राजौन, चित्रकूट में पाया जाता है। चित्रकूट जनपद इधर दक्षिण उत्तर प्रदेश में स्थित है। डोलोमाइट पाया जाता है यहाँ पे सोनभद्र में। रॉक फास्फेट पाया जाता है ललितपुर, यहाँ पे रॉक फास्फेट पाया जाता है। यहाँ पे बांदा में हीरा पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में भी हीरा पाया जाता है। सोना जो है वो शारदा और रामगंगा नदी की रेत में, रामगंगा नदी जो कि नेपाल से होकर भारत में आती है, नेपाल से होकर भारत में आती है, उत्तर प्रदेश में भी आती है। तो यहाँ पर सोना, इनकी नदी की रेत में जो सोना पाया जाता है। तांबा ललितपुर में, यहाँ पे तांबा पाया जाता है। चित्रकूट में ही कांच बालू पाया जाता है। लालापुर वगैरह जो कुछ इलाहाबाद का भी क्षेत्र है, लालापुर के जैसे, वहाँ पर भी कांच बालू पाया जाता है। पोटाश लवण इलाहाबाद और चंदौली के क्षेत्र में यहाँ पे पाया जाता है। सेलखड़ी, हमीरपुर, झांसी वगैरह ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है। पायराइट्स सोनभद्र में पाया जाता है इधर। यूरेनियम जो कि ललितपुर में पाया जाता है, यूरेनियम यहाँ पे। संगमरमर मिर्ज़ापुर में संगमरमर पाया जाता है। जिप्सम झांसी, हमीरपुर वगैरह जो एरिया है, यानी कि ये दक्षिण बुंदेलखंड वाला भाग है, यहाँ पे झांसी, हमीरपुर में यहाँ पे जिप्सम पाया जाता है। सैंड स्टोन जो कि मिर्ज़ापुर वाले भाग में पाया जाता है, इस वाले हिस्से में उत्तर प्रदेश से। तो सामान्य रूप से यदि हम लोग ध्यान से देखें तो चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट, डोलामाइट, रॉक फास्फेट, हीरा, सोना, तांबा, कांच बालू, पोटाश लवण, सेलखड़ी, पायराइट्स, यूरेनियम, संगमरमर, जिप्सम, सैंडस्टोन जैसे खनिज उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से पाए जाते हैं, और वो भी सामान्यतः दक्षिण वाले भागों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर भाग में पाए जाते हैं। दक्षिण वाले भाग में पाए जाते हैं। जैसे ये दक्षिण भाग में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है ये विंध्य के रेंज में आता है। यहाँ पे विंध्य का पर्वत स्थित है, विंध्य पर्वत स्थित है, इस रेंज में आता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में जो होता है कि खनिजों के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। अब जैसे ये वाला एरिया है तो ये गंगा और यमुना का मैदान भाग में आता है, तो यहाँ पे खनिजों के पाए जाने की संभावना नहीं के बराबर होती, लगभग नहीं होती यहाँ पे इस एरिया में। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिया है, इसमें प्रश्न उत्तर देखते हैं। पृथ्वी की 3 परत क्या है? तो पृथ्वी की 3 परत क्या है? तो भूपर्पटी, मेंटल और कोर। भूपर्पटी जो कि महाद्वीपीय भागों में 35 किलोमीटर तक, महासागरीय भागों में 5 किलोमीटर तक, तथा मेंटल 2900 किलोमीटर लगभग चौड़ी है, तथा आंतरिक क्रोड का जो भाग है वो 3500 किलोमीटर के लगभग चौड़ा है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6350 किलोमीटर के लगभग है। सेल क्या है?
अब जो सीधे से प्रश्न पूछा है कि सेल क्या है आखिर। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है, ऐसा कहा जाता है। कहा गया इस चैप्टर में, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखें तो आग्नेय सेल, अवसादी सेल तथा रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल। 3 प्रकार के सेलों के नाम हो गए। बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? तो जब गर्म गलित पदार्थ तप्त मैग्मा जलवायु दशाओं के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ठंडा हो जाता है तो बहिर्वेदी सेलों का निर्माण हो जाता है, तथा जब गर्म गलित पदार्थ मैग्मा जलवायु दशाओं के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा हो जाता है तो अंतर्वेदी सेलों का निर्माण होता है। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो सेल चक्र से क्या समझते हैं कि मैग्मा का आग्नेय सेल के रूप में ठंडा होकर बन जाना, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो आग्नेय सेल का अपक्षयण तथा अवसादीकरण की प्रक्रिया से अवसादों में टूट जाना और इकट्ठा होकर के लंबे समय में अवसादी सेल का निर्माण हो जाना। अवसादी सेल का उच्च तापदाब प्रक्रिया के कारण और मौसमी परिवर्तन या फिर अपक्षयण तथा अपक्षयण का मतलब ये है ना कि वायु के द्वारा अपरदित सतह को अपरदित कर देना या जल के द्वारा किसी सेल की जो सतह है ऊपरी भाग को काट कर के दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देना। तो इससे जो होता है लंबे समय में कायांतित सेल का निर्माण हो जाता है। और कायांतित सेल उच्च तापदाब प्रक्रिया के कारण गर्म गलित पदार्थ के संपर्क में आने से पुनः मैग्मा के में परिवर्तित हो जाती है, जिससे वो मैग्मा फिर से आग्नेय सेल के निर्माण के लिए तैयार हो जाता है एक तरीके से। और कभी कभी अवसादी सेल भी डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से उच्च तापदाब प्रक्रिया के कारण मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। सेलों के क्या उपयोग हैं? तो सेलों के विभिन्न से उपयोग हैं। सेलों से हमको विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। सेलों के अंदर हमको जीवाश्म ईंधनों की प्राप्ति होती है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैसे। सेलों का उपयोग औषधि, उर्वरक तथा उद्योगों में भी होता है। कायांतित सेल क्या है? तो कायांतित सेल अब आपको ने अब पढ़ा इसमें कि कायांतित सेल क्या है। तो कायांतित सेल क्या है? तो अवसादी सेल के अपरदन अथवा अपक्षयण के कारण लंबे समय में अपक्षयण तथा अपरदन व रासायनिक परिवर्तन के कारण लंबे समय में जिन सेल का निर्माण होता है उसे हम लोग कायांतित सेल कहते हैं। कायांतित सेल का मूल रूप ये है कि अवसादी सेल का ही एक परिवर्तित रूप, जो कि चाहे वो रासायनिक प्रक्रियाओं से हो जाए और चाहे वो जल अथवा वायु के कारण अपक्षयण व अपरदन के कारण हो जाए। द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाते हैं? द्रवित मैग्मा से बने सेल आग्नेय सेल कहलाते हैं, जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधनों का उदाहरण है ये, यह जीवाश्म है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अवसादी सेल कहलाते हैं, उनमें जीवाश्म होते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो आपने पढ़ा कि मेंटल जो है 2900 किलोमीटर चौड़ी है, क्रोड जो है उसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर के लगभग है। तो बस एक ही परत बची जो कि पृथ्वी की त्रिज्या से यदि माइनस किया जाए तो बची परपटी। यह बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये अगर पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, तो ये अगर पृथ्वी की त्रिज्या हो गई तो इसमें 3500 किलोमीटर का भाग जो हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, ये आपका कोर हो गया, ये जो हिस्सा हो गया ये आपका मेंटल हो गया। तो ये जो शेष भाग बच गया यही आपकी भूपरपटी का हिस्सा हो गया। और भी जो महाद्वीपीय भाग हैं उनमें कम है, और महासागरीय भाग, महाद्वीपीय भाग उसमें अधिक है और महासागरीय भाग जिनमें है उन महासागरीय भागों में ये कम है।
क्रोड पृथ्वी की सतह है, यह सड़क इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, यह सिलिका एल्युमिना से बना है, या इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सबसे भीतरी परत है, स्लेट में बदलता है, यह सेलों की परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा क्रोड होता है इसमें बन नहीं पाएगा, तो जो हमारा क्रोड होता है वो सबसे भीतरी परत होती है। खनिज, जो कि हमारा खनिज है, खनिज का अर्थ क्या होता है? तो खनिज क्या है? तो सड़क व इमारत बनाने में प्रयोग होता है। कौन? तो इसमें जो है एक जैसे इसमें जो सेल है वो सड़क व इमारत बनाने में प्रयोग में होती है। खनिज जो होता है इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सही से खनिज जो होता है इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। चिकनी मिट्टी किसमें बदलती है? चिकनी मिट्टी लंबे समय में स्लेट में बदल जाती है। सीएल क्या होता है? तो सीएल जो है सिलिका और एल्युमिना से बनता है। बाकी दो दिए हुए हैं। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते समय तापमान और दाब में परिवर्तन होता है। और तापमान और दाब में परिवर्तन क्या होता है? तापमान जो है वो उच्च हो जाता है, प्रेशर जो है वो पृथ्वी केंद्र की तरफ जाने में उच्च हो जाता है, जिसके कारण कि हमारे लिए आसानी हो जाता है, हम पृथ्वी केंद्र तक नहीं जा सकते। अवसादी सेल अवसाद से बनती है। अवसादी सेल अवसाद से बनती है। ऐसा क्यों है कि अवसादी सेल अवसाद से बनती है? तो अवसाद से बनने का तात्पर्य यह है कि एक तो ये आपकी रूपांतरित सेल होती है। तो रूपांतरित सेल जो होती है इस पे चाहे वो हवा के कारण ताप परिवर्तन होता है, इस पे ये टूटती है, या फिर जल के कारण इसमें परिवर्तन होता है, टूटती है। तो जिसके कारण ये लंबे समय में क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है। रूपांतरित सेल लंबे समय में इकट्ठा हो जाती है। जब ये लंबे समय में इकट्ठा होती है तो ये सॉलिडिफाई हो जाती है। सॉलिड मतलब कि ये इसका ठोसीकरण हो जाता है, और ठोस होने की वजह से ये अवसादी सेल के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। हाँ, चूना पत्थर लंबे समय में संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर एक अवसादी सेल होती है, संगमरमर एक रूपांतरित सेल होती है। निम्न वस्तुओं में उपयोग किए गए खनिजों की पहचान करें। तब जैसे यहाँ पे खनिज की पहचान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कढ़ाई है, तो कढ़ाई किसकी बनी होगी? या तो लोहे की होगी ये, या एल्युमिनियम की हो सकती है। आभूषण है तो ये सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। हथौड़ा है तो ये लोहे का बना हो सकता है। ये घंटी है तो ये पीतल की हो सकती है या कांसे की हो सकती है। तवा है तो लोहे का हो सकता है। ये दीप बना हुआ है तो ये स्टील का हो सकता है या सोने का हो सकता है। तो इस तरीके से और भी विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग है, उन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन दिया था कि विश्व की सबसे गहरी खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। तो ये खान है कौन सी? तो ये खान है एंग्लो गोल्ड एस्मेथी यमपेंगोंग गोल्ड माइन, जोहान्सबर्ग। तथा भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? तो भारत में कोलार गोल्ड, जो कि कर्नाटक में स्थित है, सबसे गहरी खान है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक खुदाई करनी होगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि पृथ्वी की जो सतह की जो आंतरिक त्रिज्या है वो लगभग 6350 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हो गया, थोड़ा सा ये लंबा हो गया।